यह S-400 ट्रायम्फ है। एक वायु रक्षा प्रणाली जिसे रूस दुनिया की सबसे घातक प्रणाली मानता है। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है, चाहे वे स्टील्थ फाइटर हों या बैलिस्टिक मिसाइलें। सिद्धांत रूप में यह लगभग अभेद्य ढाल होती, जिसे रूस की सबसे मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा करनी थी। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है, चीजें बहुत बदल गई हैं। यूक्रेन इन अजेय माने जाने वाले सिस्टम्स का शिकार करने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रभावशाली रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। और इससे पुतिन ने कुछ चौंकाने वाला किया। उन्होंने तुर्की का सहारा लिया। हाँ, आपने सही सुना। पुतिन एक ऐसे देश से मदद मांगने गए जो नाटो का सदस्य है, एक ऐसी पेशकश के साथ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक फैसला जिसे कई लोग पूरी तरह से हताशा मानते हैं। इस पूरी तरह अजीब स्थिति को समझने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी जो आधुनिक भू राजनीति की सबसे अजीब कहानियों में से एक है। यूक्रेन। जरा सोचिए मैंने क्या कहा था। आखिर तुर्की, जो कि नाटो का देश है, उसके पास सबसे पहले रूसी रक्षा प्रणाली थी। ये क्या बात हुई? ये कहानी 2017 में शुरू होती है, जब तुर्की ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। एर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति, ने घोषणा की कि वह रूस से S-400 सिस्टम $2.5 अरब में खरीदेंगे। अब सोचिए, जब अमेरिका को यह पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। ये ऐसा था जैसे आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके सबसे बड़े दुश्मन से गाड़ी खरीदने का फैसला कर ले, ये जानते हुए कि इससे आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी सोच रहे होंगे, लेकिन तुर्की ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब है अमेरिका के साथ बीते 20 सालों से भी ज्यादा की जमा हुई निराशा। 1990 के दशक से तुर्की बेताबी से आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसके अमेरिकी उपकरण नाइक और हरक्यूलिस सचमुच शीत युद्ध के दौर के थे और पूरी तरह से पुराने हो चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपने पूरे देश की रक्षा 1960 के दशक की तकनीक से कर रहे थे। 1991 की खाड़ी युद्ध ने इस कमजोरी को बेरहमी से उजागर कर दिया। इराकी स्कड मिसाइलें आसानी से तुर्की की सीमा तक पहुंच सकती थीं और तुर्की के पास अपनी रक्षा के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। सालों तक तुर्की ने अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम खरीदने की गुहार लगाई, लेकिन हर बार जब बातचीत की बारी आती, अमेरिकी सरकार वही करती थी। वे उन तकनीकों के हस्तांतरण से इनकार कर देते थे जो लेकिन जब भी बातचीत की बारी आती थी, तुर्की सिर्फ एक ग्राहक नहीं बनना चाहता था, वह एक साझेदार बनना चाहता था, वह पुर्ज बनाना चाहता था, वह तकनीक सीखना चाहता था, वह अपनी खुद की रक्षा उद्योग को मजबूत करना चाहता था। लेकिन अमेरिकियों ने हमेशा ना ही कहा। वे स्पष्ट रूप से तुर्की को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में नहीं देखते थे और न ही उसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों में से एक को नियंत्रित करने वाला मानते थे। अमेरिकियों की यह बार बार की गई नकारात्मकता ने गहरे अविश्वास का बीज बो दिया, जो दशकों तक बढ़ता रहा। तुर्की ने 2013 में चीनी सिस्टम खरीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाटो का दबाव इतना ज्यादा था कि समझौता रद्द कर दिया गया। इन सारी निराशाओं के साथ एर्दोआन को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बस एक अच्छा कारण चाहिए था, और वह कारण सामने आ गया। जुलाई 2016 में हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। तुर्की में एक सैन्य तख्ता पलट की कोशिश।
और यहाँ वह महत्वपूर्ण बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। एर्दोगान को गिराने की कोशिश करने वाले लोग तुर्की वायुसेना से जुड़े थे, जो अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे थे। पायलटों ने तुर्की संसद पर बमबारी की, सरकारी इमारतों पर हमला किया और सचमुच राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की। सोचिए इससे एर्दोगान के दिमाग पर क्या असर हुआ। वह शक करने लगे कि इसमें अमेरिकियों का भी हाथ हो सकता है, और भले ही वे शामिल न हो, उनके दिमाग में एक भयानक सवाल रह गया। अगर अमेरिकी मुझे फिर से गिराना चाहें तो, और अगर आपके पास सिर्फ अमेरिकी रक्षा प्रणालियां हैं, अगर अमेरिकी आप पर हमला करें या सरकार गिराने वालों का साथ दें, ऐसी स्थिति में वे इन प्रणालियों को दूर से ही बंद कर सकते हैं। किसी संकट के दौरान तुर्की पूरी तरह से असहाय रह जाएगी। रूसी S-400 अब काफी आकर्षक लगने लगा। आखिरकार यह नाटो में एकीकृत नहीं था। तुर्की के अलावा कोई और इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह अपने ही सहयोगियों के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी जैसा था। और इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? रूसी सिस्टम को खास तौर पर ऐसे विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया था जैसे F-16। एर्दोगान सचमुच एक ऐसा हथियार खरीद रहे थे जिससे वे उन्हीं विमानों से अपनी रक्षा कर सकें जिन्होंने 2016 में उन्हें मारने की कोशिश की थी। जब एर्दोगान ने आखिरकार S-400 खरीदने का फैसला घोषित किया तो अमेरिकी चेतावनियां अचानक बहुत तेज हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे एर्दोगान ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह फैसला तुर्की को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब पहली S-400 बैटरी जुलाई 2019 में तुर्की की जमीन पर पहुंची तो अमेरिकियों ने तुरंत कार्रवाई की। पहला परिणाम विनाशकारी था। तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। और इसमें एक ऐसी बात है जो इस सज्जा को और भी कड़ा बना देती है। देखिए, अमेरिका और अन्य F-35 साझेदार इस फैसले में एकमत हैं कि तुर्की को प्रोग्राम से निलंबित किया जाए और तुर्की को औपचारिक रूप से प्रोग्राम से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने पैट्रियट मिसाइल खरीदना चाहा पर हमने बेचने से मना कर दिया। फिर जब उन्होंने सौदा किया और सच में खरीदना चाहा, और जब उन्होंने रूस से वो सिस्टम खरीदा जिसे वे सच में नहीं चाहते थे, अचानक हमने कहा ओह ठीक है, अब हम आपको पैट्रियट बेचेंगे। और क्योंकि उसने रूसी मिसाइल खरीदी, हम उसे अरबों डॉलर के विमान बेचने की अनुमति नहीं है। ये एक उचित स्थिति नहीं है। तुर्की सिर्फ F-35 की ग्राहक नहीं थी, वह उन 8 देशों में से एक थी जिन्होंने इस विमान के विकास में भारी निवेश किया था। शुरुआत से ही तुर्की कंपनियां दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान के लिए लगभग 1000 अनोखे पुर्जे बना रही थी। उदाहरण के लिए तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज केंद्रीय फ्यूजलाज के महत्वपूर्ण हिस्से बनाती थी, जबकि आल्प एविएशन लैंडिंग गियर के जटिल हिस्से और इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जे बनाती थी। वहीं ISS कॉकपिट के पैनोरामिक डिस्प्ले की एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता थी। ये साधारण पुर्जे नहीं थे, ये उच्च तकनीक वाले घटक थे जिन्हें विकसित करने में वर्षों लग गए। तुर्की ने F-35 के विकास में $1 अरब 400 मिलियन का निवेश किया था और 100 यूनिट खरीदने का वादा किया था। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तुर्की की फैक्ट्रियां पूरी तरह से वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में एकीकृत थीं। तुर्की को हटाने का मतलब था सैकड़ों अलग अलग पुर्जों के लिए नए आपूर्तिकर्ता ढूंढना, जो एक बेहद महंगा और समय लेने वाला प्रक्रिया थी। कार्यक्रम से निष्कासन ने तुर्की को अनुमानित 9 से 12 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचाया। अमेरिकियों के लिए केवल आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्गठित करने में ही 500 से 600 मिलियन डॉलर का खर्च आया। यह स्थिति ऐसी थी जहां सभी को नुकसान हुआ, लेकिन तुर्की को सबसे ज्यादा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि अमेरिकियों ने इतनी सख्ती से प्रतिक्रिया क्यों दी? यह जिद, यह हठ नहीं थी, यह तकनीकी अस्तित्व का सवाल था जिसमें ट्रिलियनों डॉलर के सैन्य रहस्य शामिल थे। F-35 की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक है।
यह लड़ाकू विमान लगभग 80 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट की कीमत का है, क्योंकि यह दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य है। यही स्टील्थ क्षमता इस पूरे कार्यक्रम में किए गए भारी भरकम निवेश को जायज ठहराती है। लेकिन अगर आप एक सक्रिय S-400 सिस्टम के पास F-35 का संचालन करते हैं तो रूसी रडार, जो बेहद उन्नत है, विमान की सभी स्टील्थ विशेषताओं को विस्तार से मैप कर सकता है। S-400 अलग अलग कोणों, ऊंचाइयों और उड़ान की स्थितियों में F-35 की रडार सिग्नेचर का विश्लेषण कर सकता है। ये डेटा अनिवार्य रूप से रूसी इंजीनियरों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह F-35 की स्टील्थ बढ़त को पूरी वैश्विक फ्लीट के लिए खतरे में डाल देगा, सिर्फ तुर्की के जेट्स के लिए नहीं। अगर रूसियों को ठीक ठीक पता चल जाए कि F-35 को कैसे डिटेक्ट किया जाए, तो वे इसका तोड़ विकसित कर सकते हैं और ये जानकारी चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे अन्य विरोधियों को भी दे सकते हैं। अमेरिकियों के लिए यह एक रेड लाइन थी जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। कोई बातचीत संभव नहीं थी। फिर दिसंबर 2020 में अमेरिकियों ने और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने तुर्की पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट नामक कानून का उपयोग करके प्रतिबंध लगाए। यह पहली बार था जब इस कानून का इस्तेमाल अमेरिका के किसी सहयोगी के खिलाफ किया गया था। इन प्रतिबंधों ने तुर्की की अमेरिकी सैन्य तकनीकों तक पहुंच काट दी और अमेरिकी बैंकों से $10 मिलियन से अधिक के ऋणों को रोक दिया। हमारे नाटो सहयोगी अमेरिका से प्रतिबंधों की उम्मीद मत करो। हम अपने क्षेत्र में योजनाएं बनाने वाली शक्तियों और आतंकवादी समूहों के खिलाफ अपनी लड़ाई में समर्थन की उम्मीद करते हैं। हम ऐसा देश नहीं है जो पड़ोसियों या अन्य देशों से तनाव चाहता है। हम अपने लिए और दुनिया के लिए शांति और समृद्धि की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब कोई हमारे अधिकार छीने तो हम चुप रहें। हम दूसरों के अधिकार नहीं छीनते तो किसी को हमारे अधिकार भी नहीं लेने देंगे। रुकते हैं और अब तक के नुकसान का हिसाब लगाते हैं। अब तक तुर्की ने S-400 के लिए 2.5 बिलियन का भुगतान किया। F-35 से बाहर किए जाने पर 9 से 12 बिलियन का नुकसान उठाया। पश्चिमी तकनीकों तक पहुंच सीमित करने वाले प्रतिबंधों का सामना किया और फिर भी राजनयिक अलगाव झेला। अब उसके पास दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली थी जो उसकी सीमाओं की रक्षा कर रही थी। गलत सोचा। यहाँ कहानी वाकई बहुत अजीब है। यह इसलिए है क्योंकि S-400 सिस्टम जुलाई 2019 में तुर्की पहुंचे थे। बहुत धूमधाम के साथ एर्दोआन ने टेलीविजन समारोह आयोजित किए और वादा किया कि वे अप्रैल 2020 में पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। 6 साल बाद भी वे अभी भी सैन्य गोदामों में पड़े हैं और सचमुच धूल जमा कर रहे हैं। तुर्की ने उन प्रणालियों का कभी भी संचालनात्मक रूप से उपयोग नहीं किया जिनके लिए उसने $2.5 अरब चुकाए थे, और इसी कारण उसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध भी खराब हो गए। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जवाब सच में शर्मनाक है। रूसी 400 पूरी तरह से तुर्की के उस रक्षा ढांचे के साथ असंगत हैं जिसे दशकों से नाटो मानकों के आधार पर बनाया गया है। S-400 को सही तरीके से एकीकृत करने के लिए तुर्की को अपनी पूरी कमांड और एयर कंट्रोल प्रणाली को फिर से बनाना पड़ेगा शुरुआत से। इससे अरबों डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा और भारी सुरक्षा कमजोरियां पैदा होंगी। सिस्टम्स को स्टोर करके रखना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित था, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की एक वैधता अवधि होती है। उन्हें नियमित रखरखाव और महंगे पुर्जों का समय समय पर बदलना जरूरी होता है। विशेषज्ञ स्रोतों का कहना है कि बिना दागे ही इनकी अनुमत उपयोगी आयु का लगभग आधा हिस्सा पहले ही समाप्त हो सकता है। एक बार असली युद्ध में जो संप्रभुता का प्रतीक होना चाहिए एक विशाल समस्या बन गया। जब S-400 डिपो में सड़ रहे थे तब कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा था। उसने अपने खुद के वायु प्रणालियों के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इस परियोजना डोमोदेआको का नाम तुर्की की क्षमता में क्रांति का प्रतीक है।
पहली बार तुर्की दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें बना रहा था। मध्यम दूरी की रडार प्रणालियां जो 25 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को मार सकती है, पहले से ही तुर्की की सीमा की रक्षा कर रही हैं। लॉन्ग रेंज साइपर घटक जो 100 किलोमीटर से अधिक दूर की धमकियों को रोकने में सक्षम है, 2024 के अंत में संचालन में आ गया। और भी उन्नत संस्करण विकसित किए जा रहे हैं जिनकी सीमा 180 किलोमीटर तक होगी। ये सिस्टम नाटो उपकरणों के साथ संगत हैं जो तुर्की के पास पहले से थे, जबकि रूसी 400 कभी भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो पाए और इसने खेल ही बदल दिया। अब तुर्की को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूसी S-400 की आवश्यकता नहीं रही। उसने बेहतर क्षमताएं विकसित कर ली थीं जो उसके मौजूदा सिस्टम के साथ संगत थीं और बाहरी निर्भरता से मुक्त थीं। S-400 अब तुर्की के लिए कोई लाभ नहीं था और यह एक बड़ी समस्या बन गया था। और इसी स्थिति में पुतिन के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसे कई लोग सितंबर 2025 प्रभावशाली है फैलाने के लिए। रूस ने तुर्की सरकार को एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया था पुतिन ने कि वे वही S-400 सिस्टम वापस खरीदना चाहते हैं जो 6 साल पहले बेचे गए थे। लेकिन क्या पुतिन इतना शर्मनाक कुछ करेंगे? आप इसकी कल्पना कैसे करेंगे? इसका जवाब यूक्रेन में जो हो रहा है उसमें छुपा है। वर्तमान स्थिति रूस के लिए उतनी ही बुरी है जितना ज्यादातर लोग मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेनियों ने सबसे अधिक रक्षा प्रणालियों का शिकार करने और नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित और बेहद प्रभावी अभियान विकसित किया है। रूस लंबी दूरी के ड्रोन, सटीक मिसाइलें और बेहतरीन गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूक्रेनी बल हर हफ्ते रूसी S-400 के महत्वपूर्ण हिस्सों को खत्म कर देते हैं। प्राथमिक लक्ष्य नियंत्रण रडार होते हैं जैसे कि 91 N6 और 96 L6 AP। ये वास्तव में S-400 प्रणाली का दिमाग है। इन रडारों के बिना सैकड़ों मिलियन डॉलर की पूरी प्रणाली बेकार हो जाती है। यूक्रेन में खुफिया विभाग ने कब्जे वाले क्रीमिया में इन घटकों के खिलाफ बेहद सफल और विनाशकारी हमलों का दस्तावेजीकरण किया है। नष्ट किया गया S-400 सिस्टम एक विनाशकारी नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। यह करीब 400 से 600 मिलियन डॉलर की बात है, लेकिन असली समस्या पैसा नहीं है। असली समस्या उत्पादन क्षमता है। युद्ध ने रूसी सैन्य तंत्र को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जो फैक्ट्रियां S-400 बनाती हैं वे अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वे नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन में ये सिस्टम जिस तेजी से नष्ट हो रहे हैं, और भी बुरा है कि उन्हें रणनीतिक साझेदारों के साथ समझौते तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या आप एक उदाहरण चाहते हैं? भारत के साथ 5 अरब 43 करोड़ डॉलर का एक अनुबंध था जिसकी अंतिम डिलीवरी 2026 से 2027 के बीच हुई, जो कि मूल समय सारणी के कई साल बाद है। यह रूस की एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन उन 4 प्रणालियों को देख रहे हैं। S-400 तुर्की के भंडार में एक उद्धार वर्जना के रूप में रुक गया। उन्हें बेहद जरूरत है कि ऐसी प्रणालियां तैयार रहें जो रूसी रणनीतिक लक्ष्यों को यूक्रेनी हमलों से बचा सकें, जो अब साप्ताहिक हो गए हैं। और यहाँ हम तुर्की की एक विशाल दुविधा पर पहुंचते हैं। आखिरकार वे इन प्रणालियों का क्या करेंगे जो उनके लिए जूते में कंकड़ बन गई हैं? और देखिए एर्दोआन, 4 विकल्प हैं, लेकिन हर एक के बहुत बड़े परिणाम हैं। पहला विकल्प होगा रूसी प्रस्ताव को स्वीकार करना और इन प्रणालियों को वापस पुतिन को बेच देना।
इससे तुरंत लाभ मिलेगा और काफी हद तक मजबूती मिलेगी। रूस के साथ संबंध मजबूत होंगे। तुर्की अपने रूसी तेल के बड़े खरीदार होने की स्थिति का इस्तेमाल बेहतर दामों के लिए मोल भाव करने में भी कर सकता है, लेकिन यह अमेरिका और नाटो के साथ एक पूरी तरह से आपदा होगी। इसे रूसी युद्ध के प्रयास में सीधी मदद के रूप में देखा जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंध अनिवार्य होंगे और कहीं ज्यादा सख्त होंगे। F-35 कार्यक्रम में लौटने की कोई भी उम्मीद वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा विकल्प है S-400 को यूक्रेन भेजना। क्या यह रूस के खिलाफ कूटनीतिक तख्ता पलट होगा? यह निश्चित रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ खत्म होगा और कौन जानता है, यह F-35 के रास्ते भी खोल सकता है और यह यूक्रेन के लिए अपनी शहरों की रक्षा जारी रखने के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पुतिन क्रूरता से बदला ले? यह इसलिए है क्योंकि रूस तुर्की के घरों को गर्म करने और देश को चलाने के लिए प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। पुतिन ने बस इस आपूर्ति को काट दिया। 2024 में 60 लाख से अधिक रूसी पर्यटक तुर्की आए, जिससे अरबों की आमदनी हुई। पुतिन अपने नागरिकों को वहां यात्रा करने से रोक सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस तुर्की का परमाणु संयंत्र बना रहा है, जो 25 अरब डॉलर की लागत वाला एक परियोजना है और देश के भविष्य के लिए बुनियादी है। पुतिन बस इस परियोजना को छोड़ सकते हैं और तुर्की को नुकसान में छोड़ सकते हैं। तीसरा विकल्प सबसे आसान है। कुछ मत करो, तुरंत संकट से बचो, लेकिन समस्या का समाधान मत करो। सिस्टम पैसे खर्च करते रहते हैं और मेल मिलाप में बाधा डालते हैं। चौथा और आखिरी विकल्प सबसे जटिल है। रूस S-400 एस को फिर से खरीदता है, लेकिन भारत के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए उन्हें भेज देता है। इस कहानी में हर कोई बच जाता है। तुर्की इन प्रणालियों से मुक्त होता है, रूस अपनी प्रतिबद्धता निभाता है, भारत प्राप्त करता है और अमेरिका संतुष्ट रहता है। हम अभी भी तुर्की करेगा। एक बात स्पष्ट है, यह निर्णय अगले दशक के लिए महाशक्तियों के साथ उसके संबंधों को परिभाषित करेगा। पुतिन अपने हथियार वापस मांग रहे हैं और रूस का वह पक्ष दिखा रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या तुर्की पुतिन की मदद करेगा या वह इन प्रणालियों को उन लोगों को भेजेगा जो उनका इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ कर सकते हैं? और आप, अगर आप एर्दोआन की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो भू राजनीति में भी रुचि रखते हैं। फिर मिलेंगे।